ने ये दिखा दिया कि हम उन्होंने एक मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए वो आज दिखाया कि वो मॉनिटर कैसे करना है ऐसे मामले में जो बहुत ही घिनौने अपराध हैं। तो इसको घिनौने अपराध के तौर पे लेकर के उन्होंने एक सीरियसली इसको टेकअप किया। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें ये कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए 36 घंटे काम करते हैं, हमें बचाते हैं एक भगवान के रूप के तौर पर, तो उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनके साथ जो आज हॉस्पिटल के अंदर रेप और मर्डर हो रहे हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, कैसे उसको बचाया जाए, उनके लिए जो उनके लिए मॉडलिटीज कैसे बनाई जाए, उनके लिए कैसे कैसे मेजर्स उसके लिए बनाने हैं, वो सब करने की बात आज कोर्ट ने कही। जो डॉक्टर्स कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, तो ये मुद्दा अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक रास्ता बन गया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के जरिए रहा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है वो पश्चिम बंगाल सरकार और वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को खास तौर पर सुनना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को लेकर कड़ी फटकार लगाई है और तमाम सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आज टाइम्स ऑफ भारत पर हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर आज क्या क्या बोला। सबसे बड़ा और पहला सवाल ये कि आखिर जब महिला की मौत हुई और उसके बाद इस मामले में जिस तरह से लीपापोती करके एफआईआर करने में देरी की गई, आखिर वो ऐसा क्यों हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में परिजनों को महिला डॉक्टर का शव रात को 8:30 बजे सौंप दिया गया था तो फिर एफआईआर रात 11:30 बजे क्यों। अगर अस्पताल प्रशासन को ये पता लग गया था कि महिला डॉक्टर की हत्या हुई है तो इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या प्रशासन के अन्य लोगों द्वारा इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। सवाल ये भी कि आखिर अस्पताल के अंदर जो एविडेंस की जगह थी, जहां पर तमाम सारे सबूत थे, जो रिस्ट्रिक्टेड जगह थी, वहां पर हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचकर तोड़फोड़ कैसे करती है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के उस रवैये पर भी सवाल खड़ा किया जिसमें कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य जो है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जांच करने में लगाए, ना कि इसका दुरुपयोग इस तरह से करे कि जो पीसफुल प्रोटेस्टर्स हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में पश्चिम बंगाल पुलिस ने कई लोगों को नोटिस भेजा है, पूछताछ के लिए बुलाया है और कोई लोगों को गिरफ्तारी का भी डर सता रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल खड़ा किया गया कि इस मामले में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिर इस मामले में एविडेंस को कैसे डिस्ट्रक्ट कर दिया गया, यानी कि इस मामले में सबूत मिटाने की कोशिश हुई और सबूत मिटाया गया और भीड़ वहां पर पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो पूरी तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज को सुरक्षा प्रदान करने में नाकाम रही है और ये बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंप दी और पश्चिम बंगाल सरकार को तमाम कड़ी फटकारें भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को कहा कि उसे ये सोचना चाहिए कि उसके ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं क्यों खड़े हो रहे हैं और इन सवालों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान न सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस के डीजीपी को लेकर सवाल खड़े हुए बल्कि इस बात को लेकर भी सवाल पूछा गया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी क्यों छिपाया जा रहा है। यहां तक कि केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मांग की कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा देना चाहिए क्योंकि वो इस मामले में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। आपको बता दें कि जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में आनन फानन में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद भी कोलकाता हाईकोर्ट ने जब कड़ी फटकार लगाई और इस पूरे मामले को जांच के लिए सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद वहां पर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ हुई और ये वीडियो भी सामने आया जिसमें तमाम
तोड़फोड़ करने वाले उपद्रवी ये कहते हुए नजर आए कि सेमिनार रूम चलो। सेमिनार रूम वो जगह है जहां पर महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हुई और उस जगह को पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। तो क्या उस जगह को भी नुकसान पहुंचा है? हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ये कहती रही कि इस मामले में हमारे पास वीडियोग्राफी है, इस मामले में राजनीति करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और कड़ी फटकार जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार को लगा दी है और कहा है कि वो इस पूरे मामले में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह से फेल रही है, न वो जांच कर सकी, न वो सुरक्षा दिला सकी, न इसके अलावा वो एविडेंस को सुरक्षित रख सकी और इसके अलावा इस मामले में जो मेडिकल कॉलेज का प्रशासन है उसने भी समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में आखिर कैसे पीड़िता की पहचान जाहिर हो गई, कैसे उसका नाम पता फोटो सोशल मीडिया पर आया, इसको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है जो आगे इस मामले की सुनवाई करेगा। 3 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपेगा कि कैसे खास करके महिला डॉक्टर्स को देश भर में सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा दी जाए, उनके लिए पर्याप्त हाइजीन की व्यवस्था हो, टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, ड्रेसिंग रूम की व्यवस्था हो और जो कुछ भी उन्हें सुरक्षित महसूस कराया जा सके वो सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो अस्पतालों में सुनिश्चित की जाएं। फिलहाल इस मामले में पश्चिम बंगाल अगले मामले में जाहिर तौर पर अपना जवाब रखेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की लाख दलीलों को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नकार दिया। वो बार बार इसमें राजनीति को लेते रहे आए, वो बार बार इस मामले में वीडियोग्राफी की बात करते रहे, बार बार वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को नकारने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में स्पष्ट था कि इस मामले में ढिलाई भी है। ममता बनर्जी की सरकार, पुलिस पूरी तरह से फेल रही है, न सिर्फ अस्पताल को सुरक्षा देने में, पीड़िता को न्याय दिलाने में, एफआईआर दर्ज करने में देरी करने में। ये तमाम सवाल आगे भी ममता बनर्जी सरकार को भारी पड़ने वाले। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस तुरंत आदेश के बाद अब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा जो है वो सीआईएसएफ के हाथ में होगी, जो भारत सरकार के तमाम प्रतिष्ठानों की, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, मंत्रालयों और सरकारी बिल्डिंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इस मामले में एक लेटर पिटीशन दाखिल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2 वकील हमारे साथ हैं, उज्जवल गौड़ साहब हैं, रोहित पांडे साहब हैं, दोनों ही मौजूद हैं और इन्होंने इस मामले में सबसे पहले जो है लेटर पिटीशन दाखिल की थी और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई भी की। रोहित साहब ये बताएं कि आज जिस तरह की सुनवाई हुई उसने कहीं ना कहीं कलई खोल कर रख दी जो लीपापोती की कोशिश पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा लगातार इस मामले में हो रही थी। देखिए, आज डॉक्टर्स के लिए एक राहत भरा दिन है, इसलिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैसला कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये दिखा दिया कि उन्होंने एक मॉनिटरिंग कैसे की जानी चाहिए वो आज दिखाया कि वो मॉनिटर कैसे करना है ऐसे मामले में जो बहुत ही घिनौने अपराध हैं। तो इसको घिनौने अपराध के तौर पे लेकर के उन्होंने एक सीरियसली इसको टेकअप किया और ये कहा कि अब ऐसे मामले को इन्होंने खुद देखिए, स्पेशली ऑटोप्सी से लेकर के पीएम रिपोर्ट से लेकर के हर चीज अपने तरीके जैसे होता है कि आप कह सकते हैं कि एक ट्रायल जैसे किया जाता है उस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किया और ये एक प्रूफ किया, एक मिसाल भी कायम कहने की बात कह सकते हैं आपकी। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंडक्ट था। कोर्ट ने आज ये चिंता व्यक्त की कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट क्या था, उसको लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर थी कोर्ट। और कोर्ट ने ये पाया कि कोलकाता पुलिस का कंडक्ट ठीक नहीं था। कोर्ट ने यह पाया कि स्टेट ऑफ बंगाल का कंडक्ट ठीक नहीं था। उसको मद्देनजर देखते हुए कोर्ट ने यह कह दिया कि सीआईएसएफ को एक डिप्यूट कर दिया, कह दिया कि आज से जो भी प्रोटेक्शन होगा वो उस कॉलेज का, उस मेडिकल कॉलेज का, हॉस्पिटल का और वहाँ के डॉक्टर्स का, इंटर्न्स का, नर्सेस का, वो सीआईएसएफ करेगी। दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने ये करी है कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है जिसमें ये कहा है कि ऐसे डॉक्टर्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो हमारे लिए 36 घंटे काम करते हैं, हमें बचाते हैं एक भगवान के रूप के तौर पर, कि उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनके साथ जो आज हॉस्पिटल के अंदर रेप और मर्डर हो रहे हैं, ब्रूटल मर्डर हो रहे हैं, कैसे उसको बचाया जाए, उनके लिए जो उनके लिए मॉडलिटीज कैसे बनाई जाए, उनके लिए कैसे कैसे मेजर्स उसके लिए बनाने हैं, वो सब करने की बात आज कोर्ट ने कही। एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जिसमें 10 डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स की एक कमेटी बनाई जिसमें कहा कि आप एक गाइडलाइन बनाइए, आप एक रिपोर्ट सबमिट करिए सुप्रीम कोर्ट में। आज एक बहुत बड़ा दिन उसके लिए था कि अब क्या क्या बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल की, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट, क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं डॉक्टर्स को, वहाँ के लोगों को जो सर्विस दे रहे हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो पेशेंट है वहाँ पे।
तो तमाम ऐसी बातें कोर्ट ने आज कही हैं। उनके लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत राहत भरा दिन था। और ये भी कहा है, और दूसरा एक कहा है कि जो एक आइडेंटिटी की बात की कि उस विक्टिम की आइडेंटिटी आपको रिवील नहीं करनी है, दिखानी नहीं है। वहां पे भी उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि उसके बारे में पता चल रहा है, उसकी वीडियो और उसकी फोटोज सर्कुलेट हो रहे हैं। उसके लिए उन्होंने चिंता व्यक्त की कि ऐसे मामले कई बार पहले भी आए हैं, जिसके लिए इसके पहले जजमेंट भी कई आया है कि ऐसे मामले जो रेप के केसेस में विक्टिम की आइडेंटिटी जो है छुपा के रखनी चाहिए। ठीक है, उज्जवल गौड़ साहब भी हमारे साथ। उज्जवल जी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि खास करके हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर महिलाओं के लिए वैसे ही काम करना मुश्किल है। ऐसे में महिलाएं काम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा आएं, खास करके अस्पताल में, उन्हें हमें सुरक्षा उनकी सुनिश्चित करनी चाहिए। महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर ये सुनवाई कितनी अहम है? देखिए, आप ये समझिए कि अब ये मुद्दा केवल कोलकाता रेप केस का नहीं रह गया है। ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद ये पैन इंडिया लेवल का मुद्दा बन गया है और ये सभी डॉक्टर्स के हित की बात है। जो डॉक्टर्स कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि उनको डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ बदतमीजी होती है, तो ये मुद्दा अब उस लेवल तक पहुंच गया है कि डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट का ये एक रास्ता बन गया है जो ये सुओ मोटो कॉग्निजेंस के जरिए रहा। अभी जो कमेटी, जो स्पेशल नेशनल टास्क फोर्स जो गठित की है, जो 14 मेंबर कमेटी है, 9 उसमें मेंबर्स रखे गए हैं, 5 उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रखे गए हैं। ये कमेटी अब रिकमेंड करेगी। कमेटी के रिकमेंडेशन अब जिम्मेदारी जो है वो कमेटी पर आ चुकी है, क्योंकि कमेटी क्या रिकमेंड करेगी। कमेटी अगर रिकमेंड करती है कि हमें डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, और बशर्ते वो अगर एक्ट नहीं आता लेकिन सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस या डायरेक्शंस निकाल देती है कि ये चीजें मैंडेटरी हैं जो सभी आपके वो हेल्थ मिनिस्ट्री को दे कि आप ये वाली चीजें कंप्लाइंस कराएं, तो निश्चित ही बहुत ही ऐतिहासिक आज का मैं समझता हूं कि ये सुनवाई रही है। चलिए, तो कोलकाता में हुए घटनाकांड के बाद जिस तरीके से आक्रोशित डॉक्टर जो हैं हड़ताल पर भी हैं, उस पर भी मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आपकी समस्याओं को सुना है। ऐसे में आपसे गुजारिश करेंगे कि एक बड़ा वर्ग जो हड़ताल की वजह से प्रभावित हो रहा है उनको ध्यान में रखते हुए आप वापस काम पर लौट आएं और डॉक्टर्स की सुरक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।